बोलोगा तो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम लोग मोशन प्लेन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। विल स्टार्ट द मोशन इन प्लेन नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब इसमें देखिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अब तक हमने कल पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। जो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखा है कि डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली, derive equations of motion graphically, derive equations of motion graphically for a particle having uniform acceleration, particle having uniform acceleration along a straight line, यानी पार्टिकल को क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट लेना है तो आपको ग्राफ क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या रखना पड़ेगा ग्राफ आपको, स्ट्रेट लाइन। तो डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है ग्राफिकली फॉर अ पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है तो उसका वहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो हमारा ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालेंगे, वहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं आराम से। देखो तो ग्राफ कैसे बनाने आपको दिखा दो। देखो हाउ यू आर गोइंग टू गेट द ग्राफ। तो देखो, तो यहाँ पे पहले मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको क्लियर कट आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया और इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं आपको दिखा तो सारे काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग यहाँ से इससे प्रूव कर सकते हैं। सारे काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। और वो कैसे, देखो एक मान के चलो पार्टिकल कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, पार्टिकल कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे आप ऐसे मान के चलते इसको, है ना, है ना। तो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है ऐसी, सो यू आर लुकिंग एट द रेड लाइन, ठीक है। आप यहाँ पे रेड लाइन दिख रहे हो। तो इमेजिन करना कि पार्टिकल को इनिशियल कुछ तो वेलोसिटी है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है यहाँ पे। तो ये रेड कलर का जो ग्राफ दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये जो रेड कलर का जहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको असल में क्या शो कर रहा है, देखो ये असल में अपने को ये शो कर रहा है सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये जो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो क्या शो करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो करता है। क्या शो करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा। और याद रखना कि जो भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है उस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप यानी एक्सेलरेशन होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे आपको दिख रहा है स्लोप कांस्टेंट है,
तो इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने वाले। इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करने वाले, डिराइव करने वाले। तो मान के चलो, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल का सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं। वी कैन कंसीडर एनी एग्जांपल। तो हमारा सबसे बेहतरीन हमेशा एग्जांपल्स होते हैं, वही हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हमारे पास रोड है ऐसे, उस रोड पर एक कार ट्रैवल कर रही है, उस रोड पर यहाँ पे कार ट्रैवल कर रही है ऐसे, है ना। तो इस रेड जो आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रहा है, रेड स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, उस स्ट्रेट लाइन से हम लोग देख सकते हैं यानी यहाँ पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी इसको कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगा पार्टिकल को, मान के चलो कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड। तो ये वो वहाँ पे मैंने दिखाया, यू मीटर पर सेकंड यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। सो रिमेंबर हियर यू इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी। यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। यू इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी, बराबर। यू का यहाँ पे मतलब निकल के आता है इनिशियल वेलोसिटी, और उसका यूनिट जो होगा वो होगा मीटर पर सेकंड में, बराबर। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, और थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल को एक फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा v। तो समझ लो कार हमारी स्ट्रेट लाइन पर आगे बढ़ी, कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, आगे बढ़ी, और उस कार को कुछ तो फाइनल वेलोसिटी मिल गया v मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे जो v का मतलब निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो v का मतलब निकल के आ रहा है वो आ रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो v इज नथिंग बट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और जो उसका यूनिट जो होगा वो होगा मीटर पर सेकंड में, बराबर। तो उसका यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड में। चलो, तो देखो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि पार्टिकल मस्ट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। उसने पूछा था कि पार्टिकल मस्ट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कार तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। उसके बाद पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन किया, और मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए इंटेंशनली पार्टिकल को कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी डाला है। आई एम नॉट कंसिडरिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो, कुछ तो मैंने लिया है, आप देख रहे हो जीरो से कुछ तो उसके ऊपर वैल्यू आ रही है, और पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, और फाइनली वो वेलोसिटी को रीच करेगा v, फाइनल वेलोसिटी को, बराबर। अब बच्चों आपको इतना तो बेसिक मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, स्कूल से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको हमको डिराइव करना है। कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं हमारे पास? होते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बराबर। उसके बाद होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, बराबर। तो यहाँ पे देखो u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे जो s का मतलब निकल के आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो यहाँ पे जो s का मतलब निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल, यानी गिवन टाइम t। तो t यहाँ पे टाइम होगा, उसका यूनिट होगा s, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर, और a का मतलब यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और उसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो ये बेसिक सी चीज़ें, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। अब चलो हम लोग हमारा काम स्टार्ट करते हैं, हमको अब डिराइव करना है चीज़ों को, है ना, डिराइव करना है। तो हम लोग पहले काम कर सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल है वो क्या होता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। क्या होता है? एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने अभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो निकाला है उसके अंडर का एरिया निकाल सकते हैं ना। तो देखो
अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है इसका एरिया दो ज्योमेट्रिक फिगर से बना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है, और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है, देख रहे हैं आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल है। इन दोनों से हम लोग एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको बोलूँगा एरिया नंबर 1 और इसको बोलूँगा एरिया नंबर 2, करेक्ट है। एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2 होगा, बराबर। अब बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब देखो, अब एरिया नंबर 1, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल एरिया अंडर गिवन वीटी ग्राफ निकालेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, पहला होगा एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वो 1 होगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बराबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको हम लोग नाम दे देंगे नंबर 2, करेक्ट है। चाहिए तो आप इस रेक्टेंगल या ट्रायंगल को कुछ नाम दे सकते हो, PQRS ABCD, ऐसे कुछ तो आप इसको नाम दे सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकलते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब मुझको बताओ हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल को फाइनल वेलोसिटी अचीव करने के लिए कुछ तो टाइम लग रहा है, टाइम टी, कुछ तो टाइम लग रहा है, टाइम टी, है ना। तो मुझको बताओ यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, टी है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, टी है, करेक्ट है, यहाँ तक का डिस्टेंस टी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस देख लो, यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल को आपको कुछ तो बेस दिख रहा है ना। तो इस सारे फिगर को मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, यानी थोड़ा इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। सारे फिगर को कुछ नाम दे देता हूँ मैं, यानी हमको इसको सॉल्व करने में आसानी होगी, बराबर। चलो तो पहले इसको नाम दे देता हूँ, तो इसको नाम दे दे मैंने, समझ लो PQR, देखो ये P, उसके बाद ये Q, उसके बाद ये R, उसके बाद S, ये वाला पॉइंट, और उसके बाद O, है ना। और इस पॉइंट पर पार्टिकल कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है U, ये हम लोग ले सकते हैं ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या है, PR है, दिख रहा है आपको, और उसकी हाइट क्या है, QR है, हाइट क्या है, QR, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आप किसी को भी लेंथ बोलो, किसी को भी लेंथ ब्रेड्थ बोलो, तो OS इंटू OP, है ना, OS इंटू OP। अब मुझको बताओ बच्चों, यहाँ पे OS इंटू OP। अब मुझको एक चीज़ बताओ आप लोग, है ना, मुझको एक चीज़ आप लोग बताओ कि ये जो बेस है PR, बेस है PR, उसका लेंथ कितना है, 0 से लेके T तक, यानी T-0 होगा, यानी T होगा ना, लेंथ T होगा। और ये जो हाइट दिख रहा है QR, ये जो हाइट दिख रहा है QR, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। अब इसका लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कैसे उसका लेंथ निकाला जाता है। कि देखो पहली चीज़ ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, U है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, V है, बराबर। तो बताओ ये बीच का डिस्टेंस कितना होगा, V माइनस U होगा ना, फिर यानी हाइट क्या होगा, V माइनस U होगा, हाइट इज V माइनस U, बराबर। ये तो बेसिक से कल भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, हाइट V माइनस U होगा, ये तो मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। अब बेस देखो OS फिर से क्या है, T है, मल्टीप्लाई बाय OP का लेंथ कितना है, U है ना, UT। अब मुझको बताओ, अब इस एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बोल देते हैं, करेक्ट, डिस्प्ले कवर्ड। और एक चीज अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बोल देते हैं इसको हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। और एक चीज, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको PQ, इसका स्लोप निकाल सकते हैं ना हम लोग। स्ट्रेट लाइन PQ का स्लोप यानी क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू,
स्ट्रेट लाइन का स्लोप यानी किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है। यानी समझ लीजिए स्ट्रेट लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ तो एंगल बनाया थीटा, स्ट्रेट लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया थीटा। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा tan थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, ट्रायंगल का हाइट अपॉन ट्रायंगल का बेस होता है ना, ट्रायंगल का हाइट अपॉन ट्रायंगल का बेस होता है। अब ट्रायंगल का हाइट कितना है बच्चों, यहाँ पे v माइनस यू है, और ट्रायंगल का बेस कितना है पी आर, यानी t है ना, 0 से लेके t तक, यानी फाइनल टाइम t माइनस इनिशियल टाइम 0 है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हमको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी मिल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी मिल गया ना। तो इससे हमारा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन डेरा हो गया ना, ये वाला फर्स्ट डेरा हो गया। इससे कर सकते ना अब आराम से। अब इससे आगे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इस t को इस तरफ लेके जाओ, 80 हो जाएगा, u को इस तरफ लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो गया ना। फिर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो गया। तो इतना बेसिक से आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए ना, करेक्ट है। इतना बेसिक से हम लोग मैथमेटिक्स आराम से इसमें कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखो, अब मैं आपको साइड में प्रूव करके दिखा देता हूँ। अगर a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी है, तो इस t को इस तरह लेके आ जाओ, t 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी v माइनस यू का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया ना, और v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आ गया। फिर ये तो बेसिक सा मैथमेटिक्स है, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। और v माइनस यू का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया ना, v माइनस यू का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया v माइनस यू का वैल्यू। ओके अब इस काइनेमेटिक इक्वेशन में देखो s इज इक्वल, अब ये जो v माइनस यू दिख रहा है वहां पे 80 डाल दो, तो वो 80 देखो इससे निकाल सकते हैं ना। यहाँ से देखो आप u को इस तरह लेके आ जाओ, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो जाएगा ना। तो 80 डालो, और 80 और t क्या हो गया, 80 स्क्वायर हो गया, और ये ut, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया। तो हमने सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन भी इसी डायग्राम से प्रूव कर लिया, इसी डायग्राम से हमने सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन को प्रूव कर लिया, बराबर, करेक्ट है। ओके तो फिर सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव कर लिया, और मैंने फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन भी मैंने प्रूव कर लिया इस डायग्राम से। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। फर्स्ट को निकालना बहुत आसान है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल दो, वही आपको वहां से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। और सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ निकालो, यू विल गेट द सेकंड इक्वेशन। सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। बहुत ही आसान है, अच्छे से देख लो, डायग्रामेटिकली मैंने इसको अच्छे से समझा है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकालो, इसके स्क्रीनशॉट जब निकालते हो ना तब आपको एल्बम में वो पिक्चर सेव हो जाएंगे, वीडियो देख सकते हो, और स्क्रीनशॉट को देख के आप इसके नोट्स बना सकते हो, ऑन गोइंग या रनिंग नोट्स बनाओ, उसके बाद फेयर कर लो, और उसके बाद में हम लोग उसके बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मैं इसको इस पार्ट को हटा देता हूँ यहाँ से। अब
ठीक है, यहाँ से हटा लो इसको। अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करेंगे इसमें। ठीक, ये तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक, अब थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन हमको प्रूव करना है, ये वाला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको कैसे प्रूव करेंगे देख लेते हैं हम लोग। देखो, आई विल टेल यू हाउ टू प्रूव दैट। बराबर, ओके, ठीक, चलो विल मूव फॉरवर्ड। अब देखो, अब यहाँ पे हमको थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज लीनियरली, वेलोसिटी इज लीनियरली इंक्रीजिंग विथ टाइम, वेलोसिटी इज लीनियरली इंक्रीजिंग विथ टाइम, वेलोसिटी इज लीनियरली इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ, such that acceleration is constant, such that acceleration is constant, acceleration is constant। यहाँ पे acceleration क्या होगा, constant होगा, करेक्ट है, acceleration is constant, बराबर। ओके, तो तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बराबर। अब इसका तो फिलहाल अपने सिलेबस में प्रूफ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये थोड़ा सा इसके अजम्पशन के बेसिस पर इसके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अभी दिस प्रूफ इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो मैं क्या करता हूँ, इसका जो प्रूफ वगैरह होगा वो बाद में आपको पढ़ा देता हूँ, अभी फिलहाल तो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये इस ग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद द टाइम सच दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इसमें मैं टाइम नहीं गवाऊंगा, बाद में इसको मैं पढ़ा सकता हूँ। तो अभी इसमें 2-3 अजम्पशन है और वो स्टेप्स है, वो करने के बाद इसको आप प्रूव कर सकते हो। सो नो नीड टू गो फॉर दैट, जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और हम इसमें से 2 काइनेमेटिक इक्वेशन को हमने प्रूव किया था, और वो उसमें हमने ये अजम्पशन किया था कि वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज विद द टाइम सच दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इतना से आप ध्यान रखना। और थर्ड काइनेमेटिक जो इक्वेशन है उसको करने के 2-3 अलग अलग तरीके वो मैं आपको बाद के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की। दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कीपिंग दिस पार्ट। तो इसमें टाइम नहीं गवाऊंगा मैं, आई विल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, आई विल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, चलो नाउ अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अब वो वाले पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पार्ट क्या है, देखो,
एनडी के लिए आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसलिए मैंने वो प्रूफ स्किप किया। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द एनडीए पार्ट। एनडी में क्या पूछता है, देखो एनडी में वो पूछता है फ्री फॉल के न्यूमेरिकल। एनडी में पूछता है कि फ्री फॉल के न्यूमेरिकल, वो फ्री फॉल के न्यूमेरिकल क्या है देखो। अब पहले फ्री फॉल का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, motion of any object under influence of motion of any object under influence of gravity alone, is called as a free fall। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर नीचे आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। करेक्ट है, फ्री फॉल। उसके बाद होता है कि एनडी में ज़्यादातर वो क्या पूछता है कि फ्री फॉल के बारे में पूछता है, और एक चीज़ के बारे में पूछता है कि वो वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो एनडी में हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फ्री फॉल और वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। अब वो बोले कि सर वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। अब आपको मालूम होगा कि हमारे पास ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना। ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये होता है अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये होता है निगेटिव वाई एक्सिस, और ये होता है निगेटिव एक्स एक्सिस। अगर सोच के देखो, अगर आपने कोई तो बॉल है, बॉल को आपने नीचे छोड़ दिया ऐसे अलोंग निगेटिव एक्सिस, तो कोई भी चीज़ अगर अलोंग एनी एक्सिस जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग वन डायमेंशनल मोशन। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट समझ लो कोई आपने हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बॉल कंसिडर करो, है ना, एक बॉल कंसिडर करो। यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ऐसे कंसिडर करेंगे, ग्राउंड, इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड, बराबर। अब क्या है कि कोई एक बॉल है जो अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस नीचे आ रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो बॉल अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अलोंग द एक्सिस होता तो वन डायमेंशनल मोशन होगा, और वो अंडर ग्रेविटी आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंडिया बहुत ज़्यादा पूछ चुका है, तो इसी पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, इसी पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, इसी पर हम लोग ज़्यादा इसके फोकस करेंगे। अब देखो वन डायमेंशनल मोशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वन डायमेंशनल मोशन के बारे में, है ना। समझ लो अगर आपने कोई ऐसे बॉल को नीचे थ्रो कर लिया अलोंग निगेटिव एक्सिस, तो ये देख के हमको पता चल रहा है कि बॉल इज मूविंग अलोंग निगेटिव एक्सिस, इसी को ही बोलेंगे हम लोग बॉल का क्या, फ्री फॉल और वन डी मोशन अंडर ग्रेविटी, करेक्ट है। और वन डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल और कैसे हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं, देखो ऐसे भी हो सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि पहले बॉल को आप ऊपर थ्रो कर सकते हो ग्राउंड से, तो बॉल पहले ऊपर जाएगा, करेक्ट है। बॉल पहले यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि बॉल पहले ऊपर जाएगा, बराबर, ऊपर जाएगा। तो बॉल पहले ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा। समझ लो बॉल यहाँ से ऐसे पहले ऊपर गया, बॉल ऐसे पहले ऊपर गया, सॉरी फॉर दैट, तो बॉल ऐसे पहले ऊपर गया और रुक गया, ठीक है, यहाँ पे रुक गया, ऐसे बॉल आपने ऊपर थ्रो किया ना, यहाँ पे रुक गया, यानी उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी उसका 0 हो गया, रुक गया। फिर बाद में वो नीचे आना शुरू करेगा, ऐसे। तो बॉल देखो बच्चों, यहाँ पे जिस लाइन से ऊपर गया था उसी लाइन से वो नीचे आ रहा है,
बॉल जिस लाइन से ऊपर गया था उसी लाइन से नीचे आ रहा है, इसलिए इस भी मोशन को हम लोग फिर से क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। क्योंकि बॉल पहले कैसे गया कि अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस गया, उसके बाद अलॉन्ग निगेटिव एक्सिस गया, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन पर ऊपर जा रहा है, एक ही लाइन पर नीचे आ रहा है, एक ही लाइन पर ऊपर गया और एक ही लाइन पर नीचे आ गया, करेक्ट है, एक ही लाइन से ऊपर गया, एक ही लाइन से नीचे आ गया। लेकिन कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं कि डायग्राम में दिखाने के लिए वो ऐसे दिखा देते हैं, कुछ कुछ टेक्स्ट में ऐसे दिखा देते हो डायग्राम में दिखाने के लिए। तो देखो डायग्राम में दिखाने के लिए कुछ कुछ टेक्स्ट में ऐसे कर देते हो, देखो बॉल पहले ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ओके, फिर नीचे आएगा ऐसे, तो वो यहाँ से ऐसे इसको जोड़ देते हैं, है ना, और बोलते कि बॉल ऊपर गया, सॉरी ये ऐसे टर्न नहीं होता, इसमें बीच में टर्न नहीं आता, यानी बॉल ऐसे अपने आप टर्न नहीं करता ना, वो तो लॉजिकली आप सोच सकते हो बॉल कैसे टर्न कर सकता है, और बॉल नीचे आ गया, करेक्ट है। तो वो कुछ कुछ टेस्ट बुक में ऐसे दिखा देते कि बॉल हमने नीचे से पहले थ्रो किया, ऊपर गया, उसके बाद बॉल नीचे आ गया, करेक्ट है। लेकिन इवन दो ऐसे भी अगर आपको डायग्राम दिखाना, तो फिर भी ये भी डायग्राम बच्चे क्या है कि वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी है, वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक्चुअली ना, देखो ध्यान से सुनना कि बॉल कभी ऐसे टर्न नहीं करता अपने आप बॉल को ऊपर थ्रो करो, अपने बॉल ऐसे टर्न करके आता है क्या, नहीं आता। लेकिन फिर भी डायग्राम वो बुक में ऐसे दिखा देते हैं आपको, क्यों दिखा देते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है कि बॉल जिस लाइन से ऊपर गया उसको अलग दिखाना है और जिस लाइन से नीचे आ गया उसको भी अलग दिखाना है। लेकिन असल में क्या होता है ना कि बॉल जिस लाइन से, असल में क्या होता है ना, असल में इसमें इसके पीछे लॉजिक क्या है कि बॉल जिस लाइन से ऊपर गया था उसी लाइन से ही नीचे आता है, लेकिन थोड़ा हमको डायग्राम समझने में आसानी हो इसलिए वो जिस लाइन से ऊपर गया उसको अलग दिखा देते हैं और जिस लाइन से नीचे आ गया उसको अलग दिखा देते हैं, यानी इन दोनों को अलग अलग वेक्टर कंसीडर कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये वन डायमेंशनल मोशन होता है। लेकिन बॉल कभी ऐसे बच्चों टर्न नहीं करता, वो डायग्राम दिखाने के लिए हमको फिजिबिलिटी के लिए जिस लाइन से ऊपर गया वो लाइन अलग और जिस लाइन से नीचे आ गया वो लाइन अलग, वो दिखाने के लिए हम लोग ऐसे डायग्राम दिखा देते हैं, तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी असल में क्या होता है। अगर कोई भी चीज अलोंग द एक्सिस होगा तो वन डायमेंशनल मोशन होता है, और वो ऊपर अगर अंडर ग्रेविटी होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल। तो यू शुड रिमेंबर दिस डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनडीए में इस पर ही ज़्यादातर फोकस आता है, बाकी की चीज़ें एनडीए ज़्यादा पूछता नहीं, इस पर ही ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, इस पर ही ज़्यादा फोकस होता है, बराबर। अब देखो, तो वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ते हैं। साइन कन्वेंशंस to solve numericals of 1D motion under gravity, वन डी मोशन अंडर ग्रेविटी। वो साइन कन्वेंशन कौन कौन से हम लोग देखना शुरू करेंगे, वो साइन कन्वेंशन कौन कौन से देखो पहला साइन कन्वेंशन हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी के लिए, करेक्ट। तो पहले काम क्या करो आप, वेलोसिटी आपको मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको प्लस माइनस आपको लगाना जरूरी होता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। अब काम क्या करो आप, पहले ऑब्जेक्ट, अब देखो वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी यानी ये वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी यानी दिस इज अ वर्टिकल मोशन, एक्चुअली दिस इज अ वर्टिकल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी यानी दिस इज वर्टिकल मोशन along y axis, not along x axis, ध्यान रखना। तो देखो पहले आप ऑब्जेक्ट को एक तो ऊपर थ्रो करोगे या नीचे थ्रो करोगे। तो आप ऑब्जेक्ट को जहां से थ्रो कर रहे हो
वहां का पहले आप इनिशियल पॉइंट ढूंढो, वहां का पहले आप क्या ढूंढो, इनिशियल पॉइंट ढूंढो, ठीक है। इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो, स्टार्टिंग पॉइंट, करेक्ट। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट से ऑब्जेक्ट को ऊपर अगर थ्रो किया तो तब उसका वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने का मतलब क्या होता है कि यू आर अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ना। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि यू आर अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। अगर अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो किया, यानी कहीं आप बिल्डिंग पर खड़े हो ऊपर, यानी ऐसे होता है ना, आप कहीं बिल्डिंग पर खड़े ऐसे ऊपर, तो वहां से आपने उस बिल्डिंग के फ्लोर से आपने ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो किया, है ना, और ये ग्राउंड होता है ऐसे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग ऑब्जेक्ट को नीचे भी थ्रो कर सकते हैं और ऊपर भी थ्रो कर सकते हैं। ऊपर यानी ग्राउंड से ऊपर। नहीं तो आप बोलोगे कि सर नीचे थ्रो करना है, ग्राउंड के अंदर थ्रो करना है क्या? अरे ऐसे ही भाई थोड़ी बात बोल रहा हूँ। बिल्डिंग के ऊपर से बॉल नीचे थ्रो कर दो आप, तो वो बॉल नीचे आएगा। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से कोई भी चीज अगर नीचे आ रही है तो वो निगेटिव, अलोंग निगेटिव एक्सिस होगा। तो यहाँ पे इस केस में फिर वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव होगा ऑब्जेक्ट का। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट से ऑब्जेक्ट नीचे आ गया तो वेलोसिटी निगेटिव होता है। तो ये होता है वेलोसिटी, साइन कन्वेंशन फॉर वेलोसिटी के लिए। दूसरा दूसरा साइन कन्वेंशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, साइन कन्वेंशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों, जो कि हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ने कुछ हाइट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ने कुछ हाइट कवर किया। हाइट कवर्ड को ही हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्टिकल मोशन होने की वजह से। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वर्टिकल मोशन में ऑब्जेक्ट जो हाइट कवर करेगा उसको भी हम लोग वेक्टर ही कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? उसको वेक्टर कंसिडर करेंगे, बराबर। अब पहले आप इनिशियल पॉइंट को चूज करो, इनिशियल पॉइंट को। अगर इनिशियल पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो वो जो हाइट कवर करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव हाइट कवर करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव, क्योंकि अलोंग पॉजिटिव एक्सिस है। या किसी बिल्डिंग के ऊपर से अगर आपने ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट ने जो हाइट कवर किया वो माइनस हाइट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? माइनस एच। क्या लेना पड़ेगा? माइनस एच, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस। क्या जा रहा है? ऑब्जेक्ट अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये साइन कन्वेंशन होता है हाइट कवर्ड के लिए, और ये होता है वेलोसिटी कवर्ड के लिए। अब जो तीसरा साइन कन्वेंशन जो होता है, तीसरा बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्टिकल मोशन है। तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो तब हमको यूज करना पड़ता है जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको यूज क्या करना पड़ता है? जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान रखना, हमको यूज करना पड़ता है जी का वैल्यू, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो साइन कन्वेंशन क्या है मैं आपको समझ, तो उसके लिए पहले ये डायग्राम हटा देता हूँ। एक तो जगह चाहिए मेरे को यहाँ पे, है ना। वो जो थर्ड साइन कन्वेंशन है वो है फॉर, तो ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसका जो एक्सेलरेशन जो होता है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इन वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल मोशन ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल मोशन, वो होता है जी। और हमेशा ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डाउनवर्ड होता है ना। ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन इन वर्टिकल मोशन वो क्या होता है? जी होता है। उसका साइन कन्वेंशन तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे आ जाए, जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव रखेंगे हम लोग, ऑलवेज, ऑलवेज निगेटिव। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मुझको बताओ, ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या ऑब्जेक्ट नीचे आ जाए, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगता है ना। अब मुझको एक चीज बताओ, एक सिंपल सी चीज यहाँ पे बताओ आप लोग, जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव क्यों होता है? जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उस पर आने वाला एक्सेलरेशन, बराबर। अब मुझको एक सिंपल चीज बताओ कि जब जब ऑब्जेक्ट खुद का जर्नी ऊपर शुरू करेगा, यानी ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर थ्रो करते हो ना ऑब्जेक्ट को,
ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो तो उस पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, तब भी नीचे होता है। या किसी बिल्डिंग से आप ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करो, किसी बिल्डिंग से आप ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करो, तब भी उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड ही होता है। तो ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जाए या ऑब्जेक्ट चाहे नीचे आ जाए, तो उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, यानी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा इन वर्टिकल मोशन, तो वो हमेशा हम लोग नेगेटिव रख लेते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे आ जाए। इसलिए तो ये मेमोराइज करके रखना कि वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो वेलोसिटी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट नीचे आ गया तो वेलोसिटी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो उसने हाइट कवर किया पॉजिटिव, नीचे आ गया तो हाइट कवर किया नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट का वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, बराबर, ये ध्यान रखना। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस दैट वी आर गोइंग टू यूज to solve the numerical based on one dimensional motion under gravity, one dimensional motion under gravity, ध्यान रखना, one dimensional motion under gravity। तो इसके बेसिस पर एनडीए में कुछ आए हुए न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसके बेसिस पर, है ना। तो रिमेंबर दिस साइन कन्वेंशन, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखना, भूलना मत इसको, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। वन डायमेंशनल मोशन है ना, अगर हमारे पास ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट अलोंग किसी भी एक्सिस पर होगा, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ले लो, नेगेटिव वाई एक्सिस पर ले लो, पॉजिटिव वाई पर ले लो, नेगेटिव एक्स ले लो, अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस पर मूव कर रहा है तो वन डायमेंशनल होता है। लेकिन समझ लो, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा भी मूव कर सकता है ना, तो इज दिस अ मोशन वन डायमेंशनल नहीं, ये टू डायमेंशनल हो गया ना, ये 2D हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली अलोंग वाई भी जा रहा है, नेगेटिव वाई, और साइमल्टेनियसली अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी जा रहा है, ये 2D होता है। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि 2D का बीच का डिफरेंस क्या होता है, 1D के बीच का डिफरेंस क्या होता है। 1D में ऑब्जेक्ट अलोंग एक्सिस से होता है, और तो समझ लो एक बॉल है, वो ऐसे जा रहा है टू डायमेंशनल मोशन में, ये 2D होगा। लेकिन बॉल अगर अलोंग एक्सिस पर गया है तो वो 1D होता है। ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में। सो रिमेंबर दिस डिफरेंस, 1D और 2D के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब और एक चीज जो हमने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, वो क्या क्या थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरा था v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। लेकिन ये जो तीनों भी इक्वेशंस है ना, ये फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन आप लगा देते हो, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जनरल हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पर ये इक्वेशन आप लगा सकते हो। यानी अगर ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर अलोंग एक्स मूव कर रहा है, या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो, वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तब ये इक्वेशन ऐसे लगा देते हो। ये ध्यान रखना इसकी तरफ, ठीक है। तो लेकिन वे आर इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड इन द वन डायमेंशनल मोशन, एक्चुअली वे आर इंटरेस्टेड इन वन डायमेंशनल मोशन, वर्टिकल मोशन, वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग, वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन। तो वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन एनडीए में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनडीए में पूछता है वो। तो उसके लिए कौन से काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, तो ये जो ऊपर वाले काइनेमेटिक इक्वेशन इसमें चेंज करना पड़ेगा। यानी जैसे पहले इक्वेशन में ये चेंज हो जाएगा कि ये जो ए है उसकी जगह पर यहाँ पे जी आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जी शुड बी ऑलवेज बी निगेटिव, जी हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए किसी भी केस में। तो यहाँ पे जो प्लस साइन है वो प्लस, और ये माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट चेंज हमने किया फर्स्ट इक्वेशन में वर्टिकल मोशन के लिए। अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन होते हैं, लेकिन मैंने जो साइन कन्वेंशन बोले उसी को फॉलो करो, वो सबसे आसान है यूज़ करने में, ठीक है। और
यहाँ पे सेकंड देख सकते हो कि इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन यहाँ पे जो लिख रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हाइट आ जाएगा ut, और ए की जगह पर जी आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद यू स्क्वायर इज वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। बस ये चेंज करने के बाद ये हो जाएंगे वर्टिकल मोशन के इक्वेशंस ऑफ मोशन, वर्टिकल मोशन के इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये मेमोराइज करके रखना, इसके बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्टिकल मोशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एनडीए में कुछ आए हुए क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। एनडीए में एक क्वेश्चन आया था, उसको ही हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हैं। सो यू कैन इजीली नाउ सी द एप्लीकेशंस ऑफ these kinematic equations in the NDA एग्जाम, या वन डायमेंशनल मोशन इन द वर्टिकल, वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन, इसमें हम लोग इसके देखेंगे। चलो अब क्वेश्चन देखो, सॉल्व करेंगे इसको, कुछ एनडीए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पर हम लोग। देखो अब देखो वो कौन सा एनडीए क्वेश्चन था। देखो एनडीए 2014 में क्वेश्चन आया था, सेकंड पेपर एनडीए का, सितंबर का क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या है देखो, A bullet is fired. A bullet is fired. A bullet is fired vertically up. A bullet is fired vertically up from a 400 meter tall tower with a speed of 80 meter per second, with a speed of 80 meter per second, speed of 80 meter per second, if g is taken as 10 meter per second square, g is taken as 10 meter per second square, then time taken by bullet to reach the ground, time taken by the bullet to reach the ground. अब देखो इसको मैं मेरे तरीके से समझा तो आपको, देखो थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम से आपको चीजें पता चलेंगी। देखो एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टावर है, एक टॉल टावर है, वहां से आपने एक बुलेट को थ्रू किया है ना, बुलेट को थ्रू किया। अब नीचे ग्राउंड पर आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ऐसे पूछ रहा है, करेक्ट है, कितना टाइम लगेगा ऐसे वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा फिजिबिलिटी के लिए, देखो फिजिबिलिटी के लिए मैं ऐसे उसको दिखाऊंगा कि बुलेट पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, लेकिन वो बुलेट ऐसे घूम नहीं रहा है। ध्यान से सुनना कि वो दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ, लेकिन मैंने अभी बताया था कि किसी भी बॉल के भी केस में ना, अगर आपने बॉल को ऐसे देखो, इस पॉइंट से अगर आपने बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो कर दिया, तो ऊपर जाने के बाद बॉल नीचे आता है, लेकिन वो जिस लाइन ऑफ एक्शन से, जिस लाइन से गया तो उसी लाइन से नीचे आता है ना, उसी लाइन से नीचे आता है। तो गलती से भी ये मत समझना कि सर ने बोला कि बुलेट ऐसे ऊपर जाएगा उसके बाद ऐसे टर्न कर रहा है। अरे भाई बुलेट ऊपर वैसे टर्न करेगा, आप ऊपर बुलेट फायर करके देखो, वो नीचे फिर जिस लाइन से गया तो उसी लाइन से नीचे आएगा ना, बॉल भी जिस लाइन से गया तो उसी लाइन से नीचे आता है, बराबर, वो टर्न नहीं करता है, ये ध्यान रखना, ऐसे टर्न नहीं करते। वो हम लोग अपना थोड़ा दिखाने के लिए, यानी जिस लाइन से ऊपर गया उस लाइन से नीचे आ रहा है, वो दिखाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। यानी देखो ये ऐसा टावर है हमारा, ऐसा टावर है, इस टावर के छोर से अगर आपने बॉल को थ्रो कर दिया तो क्या होता है कि बॉल जिस लाइन से ऊपर गया था कि उसी लाइन से वो ऐसे नीचे ऐसे गिर जाता है, एक्चुअली ऐसे हम लोग बोल देते हैं। या आप ऐसे हाथ आगे करो, थोड़ा मैं इसको थोड़ा आसान बना देता हूँ आपके लिए, थोड़ा मैं इसको आसान बना देता हूँ। देखो
थोड़ा आसान बना तुम्हें। आप क्या करो, आप ऐसे खड़े हो जाओ, है ना, आपका हाथ ऐसे आगे करो और हाथ आगे करके आप क्या करो, बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो करो। तो बॉल जिस लाइन से ऊपर गया था कि उसी लाइन से ही वो नीचे आता है ना, फिर वो टर्न कहाँ कर रहा है, बॉल जिस लाइन से ऊपर गया उसी लाइन से नीचे गया। तो बुलेट भी ऐसे होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा वो डायग्राम में बॉल किस लाइन से ऊपर गया वो थोड़ा देखने के लिए हम लोग उसको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे कि इस लाइन से ऊपर गया और इसी लाइन से नीचे आ गया। लेकिन असल में बॉल अपने आप ऐसे टर्न नहीं करता। ध्यान से सुनना, ये बात गलती से हमको ऐसे लग सकता है, लेकिन वो वैसे केस नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जब आपका बॉल ऊपर जा रहा है तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उसको जो बॉल ऊपर जा रहा था तो उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी था 80 मीटर पर सेकंड। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी का नोटेशन क्या है, यू। वो बोला ना इसने 80 मीटर पर सेकंड विद स्पीड ऑफ, यानी इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। और जो टावर का हाइट है, और वो जो टावर का हाइट है वो है 400 मीटर का। टावर का जो हाइट है यहाँ पे वो 400 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर, करेक्ट है, 400 मीटर। अब चलो हम लोग कुछ ऐसे नाम दे देते हैं, तो कहाँ पर नाम दे देते हैं, तो बॉल यहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट कर दिया तो पॉइंट ए होगा। उसके बाद वो उसके बाद समझ लो यहाँ पे कुछ तो पॉइंट बी की तरफ कुछ तो जाएगा। उसके बाद पॉइंट सी की तरफ आ गया। ऐसे टर्न नहीं कर रहा, वो दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बॉल इज नॉट टर्निंग। एक्चुअली मैं इसको दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन वो जिस लाइन से ऊपर गया उसी लाइन से वो नीचे आता है। तो देखो, जिस लाइन से ऊपर गया उसी लाइन से वो नीचे आता है, करेक्ट है। तो दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऐसे पॉइंट दिखाता हूँ कि वो पॉइंट बी की तरफ चला गया, उसके बाद सी की तरफ आ गया, उसके बाद लास्टली वो डी की तरफ आ गया। जब वो डी को रीच करेगा तब डी को ए से लेकर डी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है ये पूछ रहा है वो, टाइम हमको निकालना है। तो अब देखो मैं क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। अब डेटा देख के कि कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाना है हमको पता चलता है। देखो यहाँ पे हाइट दे दिया, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ तो दिख रहा है आपको, बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पूछ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन हम लगाएंगे। अब देखो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिक इक्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, पॉइंट ए एंड डी के बीच में लगाएंगे। तो अगर पॉइंट ए और डी के बीच में अगर लगा रहे हैं तो ये जो बॉल का जो जर्नी होगा तो उसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा वो, नेट। क्योंकि बॉल जब पॉइंट ए से डी जा रहा है ना तो कोई सिंगल हाइट कवर नहीं कर रहा है, वो अलग अलग हाइट कवर कर रहा है। तो हमको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बॉल जब पॉइंट ए और डी के बीच में जा रहा है वो अलग अलग हाइट को कवर कर रहा है, अलग अलग हाइट को कवर कर रहा है। यानी बॉल पहले क्या करेगा, पहले पॉइंट ए से डी जाएगा, उसके बाद ए से बी जाएगा, उसके बाद वो डी की तरफ आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये हमारे यहाँ पे पॉइंट ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, बराबर। अब देखो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। देखो जब ऑब्जेक्ट ने जब जर्नी स्टार्ट किया तो ए से बी गया, तो ए से जब वो बी गया तो मान के चलो कि उसने हाइट कवर किया कुछ तो प्लस एच। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर गया तो प्लस एच। उसके बाद वो बी से सी आ गया, तो बी से सी आ गया तो उसने हाइट कवर किया माइनस एच। उसके बाद वो सी से डी गया, तब हाइट कवर किया उसने -400, है ना, -400। नीचे आ गया तो माइनस, ऊपर गया तो प्लस। तो इससे हम लोग
पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग, अब सेकंड वेक्टर चैप्टर है ना हमारा, तो आप कंसिडर करो ये वाला फर्स्ट वेक्टर, अब ये दूसरा वेक्टर, अब ये तीसरा वेक्टर, अब इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, उसी को बोलते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट निकालना यानी इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर लो, यू विल गेट द नेट रिजल्टेंट, है ना। वेक्टर समेशन करते हैं ना हम लोग, वो नेट रिजल्टेंट तीनों को ऐड कर लो ना, क्योंकि ये देखो इस वेक्टर का इफेक्ट ये वाला वेक्टर कैंसिल आउट कर देगा। तो इस केस में प्लस एच और माइनस एच एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमने देखा था ना कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में और उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होता है ना। रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट किया है ना, समझ लो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से गया ऊपर +5 मीटर गया और फिर वहाँ से नीचे आ गया -5 मीटर। तो यानी ऑब्जेक्ट ने जहाँ से स्टार्ट किया था फिर से वहीं पर आ गया ना, फिर से वहीं पर आ गया। तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग उस समय क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं ना उसका नेट डिस्प्लेसमेंट। यानी जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से फिर से वापस घूम के आना, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। यानी +5 मीटर इस -5 मीटर का इफेक्ट को कैंसिल करके जहाँ से स्टार्ट किया था फिर से वहीं पर वापस आ गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। यानी मैं दिखाने के लिए अलग अलग लाइंस दिखा रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट जिस लाइन से ऊपर जाता है उसी लाइन से नीचे आता है तब उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। करेक्ट है। तो रिजल्टेंट का, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालना है वो मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो अगर मैंने यहाँ पे अभी एग्जांपल जो लिया था ना, एग्जांपल जो लिया था कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर ऊपर गया तो उसी लाइन से वो 5 मीटर नीचे पे आ गया ना, फिर तो वो -5 मीटर, देखो ग्राउंड से समझ लो यहाँ से स्टार्ट किया था ओरिजिन से उसने, कि जिस लाइन पर 5 मीटर ऊपर गया उसी लाइन पर वो 5 मीटर नीचे आ गया, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए हम लोग ऐसे अलग अलग कर सकते हैं ना, फिर ऐसे वेक्टर्स को देखो, ये +5 मीटर का वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये -5 मीटर का वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी ध्यान से सुनना कि पार्टिकल जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है उसी पॉइंट पर अगर आ गया फिर से वापस, तो इसका मतलब उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वहाँ पे, उस केस में जीरो होता है। ये तो वेक्टर चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वेक्टर चैप्टर प्रॉपरली यू हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग डिटेल में, बहुत ही मेरी डिटेल में पढ़ाया था, आपको अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। ये ध्यान से सुनना उसकी तरफ, आप लोग भूलना मत उसको, ठीक है। अब देखो सोच के देखो आप, पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट किया, बी की तरफ चला गया और बी से सी आ गया। असल में ये पॉइंट सी होता ही नहीं, वो मैंने अलग अलग दिखाने के लिए वो ऐसे बनाया। वो पॉइंट सी यानी पॉइंट ए ही होता है, पॉइंट सी यानी पॉइंट ए एक ही। पार्टिकल अपने वैसे टर्न नहीं करते यहाँ पे, वो थोड़ा सा अलग अलग दिखने में अच्छा दिखता है इसलिए हम लोग दिखाते हैं। लेकिन पार्टिकल अगर ए से स्टार्ट किया तो फिर से ए पर आ रहा है, तो उसका मतलब होता है +H - ए से स्टार्ट किया फिर से ए पर आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो असल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ए से डी तक का जो हो रहा है वो -400 का ही हो रहा है, +H - है ही नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे नेट रिजल्टेंट ऐसे दिखाएंगे हम लोग, सबको ऐड कर लो, +H - H प्लस -400, यानी असल में वो पार्टिकल ए से डी जा रहा है वो -400 कर रहा है, यानी इनिशियल पॉइंट से नीचे आ रहा है। ये तो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू हमको दे दिया उसने 80 लेने के लिए, टाइम टी तो अननोन है, -g का वैल्यू बोल रहा है वो 10 ले लो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने विथ साइन कन्वेंशन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ऑलरेडी। माइनस देखो h = ut - ½ gt², इसमें ऑलरेडी माइनस ले चुका हूँ मैं, तो फिर से g को माइनस मत करो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने साइन कन्वेंशन के साथ ही आपको इक्वेशन दी दी है। फिर से इस g को माइनस मत करो आप। आई नो वेर यू कमिट द मिस्टेक्स, समझ रहे बात, ठीक है।
अब देखो इसका मतलब यहाँ पे g का वैल्यू 10 पुट कर लो और इंटू टी स्क्वायर तो यहाँ पे अननोन आ रहा है, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। -400 इज इक्वल टू 80t माइनस 5t स्क्वायर, सब 5t स्क्वायर एक साइड में लेके आ जाओ, 5t स्क्वायर माइनस 80t माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट पकड़ लो, उसके बाद में आपको टाइम बचेगा, 5 से डिवाइड कर लो सबको, 16t 80 इज इक्वल टू 0, 80 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप आसानी से अब इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर लो। तो इसके 2 रूट आएंगे, तो t इज इक्वल टू -20 सेकंड आएगा, और t इज इक्वल टू 8 सेकंड आएगा। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता तो इसको डिस्कार्ड करेंगे हम लोग। तो 8 सेकंड ये पर टाइम लगेगा, यानी बॉल को ग्राउंड पर आने के लिए, बुलेट को ग्राउंड पर आने के लिए 8 सेकंड का टाइम लगेगा। अभी मैंने जिस शॉर्टकट तरीके से आपको एनडी का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, उसी तरीके से आप एनडी के क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बार कंसेप्ट वो पकड़ में आ गया ना, तो बाद में आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से इसको सॉल्व करो। सो दिस इज आवर टुडेज पार्ट। थैंक यू सो मच।